उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं और उनको आमंत्रित करने के लिए आदरणीय पवन कुमार सर को सादर आमंत्रित करते हैं। फिर बाद में दिनेश भैया संचालन करेंगे। जी जी, धन्यवाद। नमस्कार। आज की हमारी योग शिक्षिका प्रीति जी को बहुत अभिनंदन है। बहुत सुंदर तरीके से योग कराया और कल भी उनके का लाभ हमें मिलेगा। मैं आज की जो हमारी चर्चा है, जो हम पिछले कई दिनों से कर रहे हैं, और उस पर हम मार्केटिंग के ऊपर हमने चर्चा की है पिछले 2-3 दिन से। तो आज हमारे बीच में श्री अर्जुन सिंह, जो कि उत्तराखंड में है और अल्मोड़ा में अभी कार्यरत है। उनको उनके द्वारा जो सहकारिता के क्षेत्र में, कोऑपरेटिव के क्षेत्र में जो एक कार्य चल रहा है, एक सहकारिता है, नाम और उसका पूरी डिटेल वो है स्वयं ही बताएंगे। लेकिन मुझे खुशी है कि अर्जुन सिंह जी से मेरा कल ही बातचीत हुई और कई वर्षों के बाद हुई बातचीत। तो अब जो कई सालों के बाद जब ये वार्तालाप फिर से हुई है, तो ऐसा पता लगा है कि इन सहकारिता ने काफी प्रगति की है। ये सहकारिता महिला आधारित है। महिला महिला इसकी सदस्य है और इसमें मिलकर के ये व्यावसायिक गतिविधियों को अंजाम दे रही है। ये कॉन्सेप्ट एफपीओ की तरह ही है, लेकिन ये जो सहकारिताएं हैं ये कोऑपरेटिव एक्ट में पंजीकृत है। और पर्वतीय क्षेत्र के छोटे छोटे जोत में छोटी छोटी जो क्षेत्रफल होता है, उसमें से निकलने वाले उत्पाद जो भी निकलते हैं या जो भी ऐसी सेवाएं होती हैं, वो इन सहकारिताओं ने कई साल से उन्होंने काम किया है। तो मैं अब ज्यादा समय नहीं बिता करते हुए मैं अर्जुन सिंह जी को ही बुलाना चाहता हूँ। और कल मैंने बातचीत कैलाश भट्ट जी से भी की थी कि अगर वो भी उपस्थित हो सके तो वो भी आकर के अपना मार्गदर्शन दें, क्योंकि उनके अल्मोड़ा में जब वो कार्यरत रहे थे तो उनके साथ मिलकर के ही ये सब सहकारिताओं ने काफी अच्छा काम करने का प्रयास किया है। तो आज की हमारी वार्ता चर्चा इन सहकारिताओं, महिला सहकारिताओं की यात्रा, उनके अनुभव, उनके द्वारा किए जाने वाले उत्कृष्ट कार्य, और अभी वर्तमान में क्या स्थिति है, भविष्य में क्या कार्य योजना है, इसके बारे में अर्जुन सिंह जी बताएंगे। सो अर्जुन, आपका स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार अभिनंदन पवन है। सर। जी, आइए आइए, आप अपनी बात बताइए, अ, अपनी यात्रा बताइए। ग्रुप के माध्यम से सभी जुड़े हुए लोगों का मैं आज सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, और खासकर पवन सर का। मुझे लग रहा है कैलाश भट्ट सर भी, हमारे जो पूर्व जिला परियोजना प्रबंधक महोदय थे, वो भी जुड़े होंगे। सर, जो उज्ज्वल आजीविका स्वायत्त सहकारिता है, उसका गठन जो है अल्मोड़ा के हॉलबाग ब्लॉक में 2015 में हुआ था, और 2016 से यहाँ पर मानदेय के रूप में स्टाफ को अपॉइंटमेंट किया गया था। वहां से सहकारिता ने काम करना धीरे धीरे स्टार्ट किया था। इसमें हमारे जो है 47 ग्रुप जुड़े हुए हैं, जिसमें 501 मेंबर हैं। हम लोगों का जो मेन उद्देश्य है, ग्रामीण महिलाओं को जो उनके छोटे छोटे से खेतों में जो थोड़ा थोड़ा खाने के बाद जो सरप्लस होता है, उसको कैसे मार्केटिंग करें, ये हमारा मेन उद्देश्य है। उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और अभी तक हम लोगों ने जो सहकारिता के माध्यम से काम किया है, वो करीब करीब 8 करोड़ रुपए से भी ऊपर का काम हम लोगों ने 6-7 सालों के अंदर में किया हुआ है। जो बिगेस्ट साल हम लोगों ने काम किया था, उसमें हम लोगों का 2 करोड़ 17 लाख रुपए का व्यवसाय था। हम लोगों ने महिलाओं के साथ जुड़ के करीब करीब एक हमारे पास सरकारी स्कीम आई, जिसका नाम था THR, टेक होम राशन। ये सरकारी स्कीम थी। इसमें हम लोगों ने जो है 198 आंगनबाड़ी केंद्रों को हॉलमार्क में राशन की सप्लाई दी, और जिसमें हम लोगों के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से 10 स्टाफ हो गया, और 20 महिलाएं रूटीन में। इस महीने 20 महिलाएं, फिर अगले महीने 20 महिलाएं, जो जैसे हम लोग 30 किलो, 25 किलो, 40 किलो, 50 किलो चना भुना हो गया, मूंगफली दाना हो गया, और आपका ये किशमिश हो गई, ये चीजों को पैकिंग करा के धीरे धीरे महिलाओं को रोजगार दिया, जिसमें हम लोगों ने 8 साल में करीब 60 लाख रुपया महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट दिया हुआ है।
और अभी सहकारिता द्वारा गांवों से मडुआ क्रय कर, झुंगुरा क्रय कर, चौलाई, ये सारी चीजें क्रय कर यहाँ पे कैलाश भट्ट सर के सहयोग से और जो एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना है उसके सहयोग से हिलांस किसान आउटलेट करके चौगानपाटा में खोल रखा है। उसके माध्यम से हम लोग व्यवसाय कर रहे हैं और उसको बेचने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आप किसान स्वयं भी अपना उत्पाद वहां पे देते हैं और जिनके पास वो उत्पाद नहीं होते हैं वहां से वो ले जाते हैं। जिन लोगों को, जैसे हम लोगों ने हॉलबाग में एक बेकरी यूनिट खोली हुई है जो प्रगति आजीविका स्वायत्त सहकारिता चलाती है, और एक एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट है जिसको विकास आजीविका स्वायत्त सहकारिता द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें 15-20 महिलाएं लगातार दोनों यूनिट में अलग अलग काम कर रही हैं। अभी हम लोगों ने विगत वर्ष तक सहकारिता के माध्यम से, उज्ज्वल सहकारिता के माध्यम से 9.5 लाख रुपया लाभांश के रूप में महिलाओं को बांट दिया है। इस बार हम लोगों का माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार श्री पुष्कर सिंह धामी जी का जो कार्यक्रम लगभग तय है वो 18 नवंबर को हॉलबाग में आजीविका महोत्सव के रूप में होना है। उस दिन हम लोगों की वार्षिक साधारण सभा होनी है, जिसमें हम लोग करीब करीब लगभग 12 लाख रुपए इस साल लाभांश के रूप में अपने 36 ग्रुप अभी जो हमारे सक्रिय हैं उनको बांटने जा रहे हैं, जिसमें जो सक्रिय महिला है उसको करीब करीब 6,000-5,000 रुपया हम लोगों का दे रहे हैं। जो अभी हमारी सक्रिय महिलाएं हैं वो 250 से 300 सक्रिय महिलाएं हैं। कुछ लोग पुरुष समूह हम लोगों ने बनाए थे वो जो अभी एक्टिव नहीं है, कुछ महिला समूह भी 1-2 ऐसे हैं जो एक्टिव नहीं है, बाकी लगभग सब लोग एक्टिव हैं। और सहकारिता द्वारा अभी भी वर्तमान में पुसार का काम किसी कारण से सरकार ने ले लिया जो अब हमारे पास नहीं है, तो सहकारिता द्वारा अभी भी 5 से 6 लाख रुपया पर मंथ व्यवसाय किया जा रहा है, जो सहकारिता द्वारा उसका लाभ महिलाओं को प्रतिवर्ष वार्षिक साधारण सभा के रूप में दिया जाता है। इसके साथ साथ ही जो ग्रुप सबसे ज्यादा व्यवसाय करता है उसको हम लोग अलग रूप से 2,000 रुपया प्रोत्साहन देते हैं। जो सेकेंड नंबर में आता है उसको 1,500, जो थर्ड नंबर में आता है उसको 1,000 रुपये। ऐसे ही हम लोगों ने वार्ड मेंबरों को भी, जिसके वार्ड में सबसे ज्यादा व्यवसाय साल में, चाहे वो सहकारिता से कुछ चीजें ले रहे हों या सहकारिता को कुछ चीजें दे रही हों, इन चीजों का व्यवसाय करके भी उसमें भी हमने कैटेगरीज बना रखी है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। उसमें भी हम लोग 3,000, 2,000 और 1,000 रुपया प्रोत्साहन राशि के रूप में देते हैं। और बोर्ड मेंबर को एडिशनल गिफ्ट 4-4, 3-3 हजार, 5-5 हजार तक के गिफ्ट बोर्ड मेंबर को देते हैं। वैसे ही हम लोगों ने सदस्यों के लिए भी ये काम किया हुआ है। जो सदस्य साल भर में सहकारिता के साथ सबसे ज्यादा व्यवसाय करेगा उसको हम लोग 1,000 रुपया, जो थोड़ा उससे कम करता है उसको 800 रुपया, जो उससे कम करता है उसको 500 रुपया सदस्य वाइज दिया करते हैं। जी सर। जी जी, बहुत सुंदर अर्जुन सिंह जी, बहुत अच्छी इस यात्रा की जो शुरुआत हुई उसमें जो सदस्य है उनकी क्षमता वृद्धि किस प्रकार से की गई, उसको उनके उसमें क्या क्या अड़चने आई और उनको उन बाधाओं को कैसे पार किया गया, इस विषय पर भी आप प्रकाश डालेंगे तो जरा बहुत अच्छा रहेगा। मैं समझता हूँ सर, थोड़ा अगर भट्ट सर हमारे साथ जुड़े हैं तो वो व्याख्यान कर देते हैं इसका, तो बहुत ही उन्हीं के मार्गदर्शन में ये सारा कुछ हुआ था। मेरे ख्याल हेलो। से वो नहीं है अभी, तो अच्छा कोई अच्छा। बात नहीं, आप अपने अनुभव बता दीजिएगा, इससे पहले वाले भी अपने अनुभव जो है उसको भी जी जरूर बताइएगा। भट्ट जी जी, नहीं जुड़े। एक बार कौन कौन सी चीजों में व्याख्या करूँ सर, थोड़ा सा प्लीज। हाँ, जो ये जो समूह आपके साथ जुड़े, इनको जी उनको गठन करना, उनकी क्षमता वृद्धि करना, और उनके अंदर क्या क्या परेशानी आई है उसके बारे में आप बता सकते हो। जी और ये समूह कहाँ से लिए गए, किसी संस्था ने बनाए होंगे, कहाँ से आए या पहले ही बार उनका गठन हुआ, ये महिला समूह के बारे में। जी सर, जो यहाँ पे हम लोगों ने जो समूह बनाए थे, यहाँ पे एक टेक्निकल संस्था जो परियोजना के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट होता था, तो यहाँ पे ग्रास संस्था करके एक टेक्निकल एनजीओ थी, उनके द्वारा समूह का गठन किया जाता था। और उससे पहले के कुछ समूह परियोजना द्वारा सहकारिता में अडॉप्ट किए गए थे, जो SGSY के थ्रू बने थे। शुरू में यहाँ पे ज्यादातर समूह बनाए गए हैं और लगभग जो हमारा क्लस्टर है जिसमें हमारे 47 ग्रुप्स हैं उसमें 8 समूह अडॉप्ट हैं, मतलब दूसरे विभाग से बनाए हुए हमारे द्वारा अंगीकृत किए गए हैं, ये हमने लिए थे। और साथ साथ
हमारे वहाँ पे जो ग्रुप है, शुरू में उन लोगों को बोलना तक नहीं आता था और वो समझते नहीं थे व्यवसाय करना इससे हमें लाभ होगा कि नहीं होगा, इस टाइप की सोच थी। धीरे धीरे लोगों ने बैंक में जाना और परियोजना और सहकारिता के माध्यम से मिलकर महिलाओं को उद्यमिता विकास हो गया, लोगों को जागरूक करने हेतु हो गया। और जैसे प्रधानमंत्री जीवन सरल जीवन बीमा करके जो योजना है 330 और 12 रुपए, इसमें भी हम लोगों ने जुड़ने का प्रयास किया। आज लगभग लगभग 517 सदस्यों में हमारे 348 सदस्य जो आज तक किसी का बीमा नहीं हुआ था, उनका हम लोगों ने डायरेक्ट रूप से बैंक से बीमा भी करवा रखा है। और आज की डेट में अगर आप सहकारिता में आएंगे तो सहकारिता के लोग या समूह के लोग जो है सब व्यवसाय के बारे में ही ज्यादातर करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे 2 डेयरियां भी दूध की खोली थी जो आंचल के साथ लिंक्ड है, जिसमें करीब करीब हम लोगों के 100 से ज्यादा लोग उसमें दूध देते हैं। हम लोग सहकारिता के साथ साथ महिलाओं का जो विकास है, क्षमता विकास, वो काम भी हम लोग करते हैं। अभी भी हम लोग जो है जैसे कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है तो उसको सहकारिता लेवल पे परियोजना के माध्यम से करवाते हैं। जी धन्यवाद अर्जुन जी। और मैं अब ये मंच जो है ये आगे अपने जो सदस्य हैं हमारे बीच में जो जुड़े हुए हैं उनके मन में जिज्ञासा हो रही होगी कि ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। कोई इनके मन में कोई प्रश्न हो, कोई पूछना चाहे तो एक एक करके हम अपना हैंड रेस कर लें और आपके मन की में जो भी शंका हो, क्योंकि यह जो कार्य यहाँ पर हुआ है ये उत्तराखंड के एक मैं वैसे तो जो पर्वतीय क्षेत्र में है वहां पर जमीन बहुत कम है, लोगों के पास बहुत मैदानी क्षेत्र के मुकाबले बहुत कम जमीन है। उसी कम जमीन में उत्पादन करते हुए उस उत्पादन को छोटी छोटी मात्रा को एकत्रित करते हुए फिर उसकी ग्रेडिंग, पैकेजिंग और बाकी सब चीजों को करते हुए ये सब प्रयासों में सहयोग किया है, सरकार ने भी सहयोग किया है और एक परियोजना के माध्यम से भी ये काम को आगे बढ़ने का एक प्रयास हुआ है। तो देखिए इसमें इस बार ये करीब 12 लाख का लाभांश हर एक महिला सदस्य मतलब जो है वो सब मिला करके जो भी सदस्य है उनको मिल जाएगा। जो उन्होंने बेचा उसके ऊपर जो उनको और प्रॉफिट इनको मिला अपना सामूहिक रूप से बेचने के लिए। तो ऐसा ये अनुभव आज इन्होंने शेयर किया है अर्जुन जी ने। तो हमारे बीच में हमारे साथियों के कोई प्रश्न तो कृपया करके हैंड रेज करें। कोई आपके मन में कोई बात आ रही है, क्योंकि अभी तक के हम 2 दिन से मार्केटिंग के ऊपर बातचीत कर रहे थे कि कैसे हम मार्केटिंग करें या उस पर सरकार को क्या करना चाहिए। तो एक ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छा उदाहरण इस तरह से पेश हुआ है जिसमें कि लोगों के उत्पादों को बेचने के लिए एक सामूहिक रूप से प्रयास किया गया है। और इसके बारे में अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो एक एक करके अपनी बात कहें, नहीं तो फिर हम आज कोई दिनेश सेमल जी आप अपनी बात। जी जी आदरणीय धन्यवाद। आदरणीय सदस्यों को नमन और आदरणीय आज की हमारी मुख्य अतिथि अर्जुन सिंह जी, बहुत सुंदर आप कार्य कर रहे हैं और विगत 2-3 दिन से योगाहार के इस मंच पर मार्केटिंग के बारे में चर्चा हो रही है। और मेरा प्रश्न ये है कि जो क्योंकि जैसे आदरणीय पवन सर ने बताया कि पहाड़ी अंचल में छोटे-छोटे किसान हैं और उत्पादन भी छोटी स्तर पर होता है। तो लेकिन हमारी जिज्ञासा मेरी तरह अन्य सदस्यों की भी होगी कि ये सहकारिता इतनी सरलता से और आप आगे बढ़ा रहे हैं सफलता के साथ, इसमें जो मुख्यतः जो उत्पाद हैं वो आपने लगभग आपको क्या लगता है कि सबसे जो ज़्यादा मात्रा में किनकी डिमांड है या हमारे जो किसान सहकारिता के माध्यम से किन उत्पादों को ज़्यादा बेच सके हैं? सर हम लोगों ने जो मुख्य उत्पाद बेचे हुए हैं ये जो है आपका मडुआ हो गया, झंगुरा हो गया, और यहाँ पे जो है अल्मोड़ा में हम लोग पूरे जो जिला अल्मोड़ा है जिसमें हमारे 11 ब्लॉक हैं उनका सारा उत्पाद लेके मार्केटिंग करते हैं। यही नहीं मार्केटिंग करते सर, ये लखनऊ भी हम लोग मार्केटिंग करते हैं, आंध्र प्रदेश भी हम लोग मार्केटिंग करते हैं, दिल्ली भी हम लोग मार्केटिंग करते हैं, देहरादून भी मार्केटिंग करते हैं। जैसे हमारे पास पिछली बार 40 कुंटल राजमा की डिमांड आई थी तो हम लोगों ने पिथौरागढ़ से लेके भी
लिया था। जैसे हम लोगों ने पिछली बार जो राजमा ली थी, अभी तो महंगी हो गई है, पिछली बार या पिछली बार जो राजमा ली थी, जैसे 180 रुपए किलो हम लोग लेते हैं वहां से, 10 रुपये करीब करीब उसमें ट्रांसपोर्ट खर्चा आ जाता है, और 220 रुपया थोक के भाव से हम लोग देते हैं। और मार्केट में अगर हम राजमा लेते हैं तो वो 280-300 रुपए किलो अभी बिकती है। इस टाइप से हम लोगों ने, जैसे हमारे वहाँ पे जो पवन सर ने बताया कि किसानी बहुत कम है, कुछ कुछ क्षेत्रों में, जो हमारा हॉलबाग क्षेत्र है यहाँ पे बहुत कम किसानी है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे मडुआ बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि मडुए में हम लोगों ने करीब करीब पिछली बार ही 80 कुंटल मडुआ बेचा था। और वैसे ही अगर और ज्यादा डिमांड आ जाती है तो हम और ब्लॉकों से भी इसको सप्लाई करके बेचते रहते हैं। उसके साथ साथ हम लोगों ने, मैंने बताया था क्या आपको, हम लोगों ने सरकारी काम भी, एक THR वाला काम था, उससे भी हम लोगों ने बहुत काम किया था, जिसमें हम लोगों ने 20 महिलाएं प्रति माह रोटेट करके रोजगार दिया हुआ था, और उससे हम लोगों का टर्नओवर जो था 10 लाख रुपया महीने का रहता था। इस काम को हमने इस टाइप से किया हुआ है सर। प्लीज। जी, जी आदरणीय, अब जब आपने ये बताया है कि आप अल्मोड़ा और उत्तराखंड के अलावा दूसरे राज्यों तक भी सप्लाई करते हैं, दूसरे राज्यों तक भी डिमांड की पूर्ति करते हैं, तो सर आप किस तरह से, यानी हमारी जो सहकारिता है किस तरह से दूसरी जगह से लोगों से कनेक्ट हो पाती है, दूसरे राज्यों तक कैसे ये संभव हो जाता है कि जैसे परिवहन की सुविधा है या जो ऑर्डर लेना या देना, ये कैसे संभव कर पाते हैं? सर इसमें जो है ये एक परियोजना है जो भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। इसमें जो है बहुत मैनेजर्स होते हैं, और हेड ऑफिस में भी मैनेजर्स होते हैं इसमें, जैसे मार्केटिंग मैनेजर हो गए, सेल्स मैनेजर हो गए, प्रोडक्शन मैनेजर हो गए, एग्रीओटी मैनेजर हो गए, इस टाइप के है। तो वो लोग आपसी समन्वय बना के बाहर बात करते हैं, कंपनियों में कॉन्ट्रैक्ट करके, इस टाइप से हम लोगों का आदान प्रदान चलता है। और जो लोकल में है, वो लोकल में हम लोगों ने दुकान में प्रचार प्रसार के माध्यम से, जैसे पेपर के माध्यम से, हम लोग जैसे दिवाली आती है, अभी दिवाली का सीजन है या नव वर्ष है, तो हम लोग पेपर के माध्यम से भी इसको ऐड करते हैं सर। ऐड के माध्यम से भी ये चीजें हम करते हैं सर। जी, जी जी आदरणीय, ये बहुत ही सुंदर और एक जिज्ञासा भरे शब्दों के साथ आप उत्तर दे रहे हैं, उसके लिए भी धन्यवाद। और बहुत सारे आदरणीय सदस्यों के हैंड रेज भी होने वाले हैं, और मैं एक बार जो नए लोग जुड़े हैं, मैं पुनः बता दूं कि आज योगाहार की 911वें दिवस पर हमारे मुख्य अतिथि बने हुए हैं अल्मोड़ा के हॉलबाग से श्री अर्जुन सिंह जी। और अर्जुन सिंह जी उज्ज्वल आजीविका स्वायत्ता सहकारिता के माध्यम से कई यानी सैकड़ों किसानों के साथ कार्य कर रहे हैं। और ये बात हो रही है आज की मार्केटिंग के ऊपर, खासकर जब 2-3 दिन से हम जो मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आदरणीय सदस्यों के भी मार्केटिंग से संबंधित प्रश्न हो रहे होंगे, और एक सुझाव भी, एक सहमति भी, और एक सॉल्यूशन भी हमें धीरे धीरे मिल रहा होगा कि किस तरह से हम छोटे स्तर से मार्केटिंग आगे बढ़ा सकते हैं। जी, जी आदरणीय पवन सर से मैं आज्ञा लेकर के आदरणीय जो हैंड रेज हो रहे हैं उन सदस्यों के नाम उन्हें बुलाता हूं। आदरणीय श्री शरद वर्मा सर जी, आप प्रश्न करिएगा। जी, सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही। और आज अर्जुन सर से मैं एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, कि जो आप जैसे ग्रुप बनाते हैं इसमें जो महिलाओं के छोटे छोटे, कौन सा ग्रुप ज्यादा काम कर रहा है, कौन सा कम, इसका आकलन कैसे किया जाता है, और उन्हें किस प्रकार से उनको पैसा उनके पास तक पहुंचाया जाता है? जी सर, जैसे आपने पूछा कि कौन सा ग्रुप कैसे काम, ज्यादा काम करता है, कम, और आप कैसे बेनिफिट से बांटते हैं, कह रहे हैं सर। हम लोगों का क्या है, यहाँ पे एक डाटा तैयार होता है, एक ऑफिस है हम लोगों का, जिसको उत्तराखंड सरकार ने या परियोजना ने कह दीजिएगा, जो परियोजना में हम लोग काम कर रहे हैं, जिस परियोजना के माध्यम से आज हम लोग इतना कर पा रहे हैं, उस परियोजना के माध्यम से शुरू में जो है 50,000 रुपया एक कॉर्पोरस फंड है, या साल में 6 लाख रुपया कॉर्पोरस फंड के रूप में हम लोगों को प्राप्त होता था। स्टाफ सैलरी कहते थे, उसमें एक LC लाइवलीहुड कोऑर्डिनेटर हो गया, एक DEO, DO मतलब डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, और 2 LF लाइवलीहुड फैसिलिटेटर करके ये पद होते थे। उनका काम होता था गांव में डिमांड लेना, उनकी क्या नीड्स हैं और उनके पास क्या सरप्लस है उसको बेचना, और फिर वो ऑफिस में हम लोग फीड करते हैं कि हर ग्रुप का, हर सदस्य का एक बिल कटता है,
जो हम लोग जीएसटी वाला बिल लेते हैं या जीएसटी वाला बिल देते हैं, ग्रुप से तो जीएसटी का बिल नहीं आता, लेकिन हम सहकारिता से अगर किसी को भी माल देते हैं तो उसको जीएसटी बिल देते हैं। जैसे 50,000 या 1 लाख से ऊपर का जो बिल होता है, फिर उस पे ई-वे बिल भी हम लोग बनाते हैं। तो जी ये प्रोसेस इस टाइप से हम लोगों की चलती है। दूसरा, हम लोगों ने विगत सालों में जो अभी जुड़े नहीं है ग्रुप से, कैलाश भट्ट जी के माध्यम से गेल गैस इंडिया ऑथोराइज्ड लिमिटेड को भी हम लोगों ने जो है एक गिफ्ट बॉक्स का हम लोगों ने काम किया था। और उसके साथ साथ ही जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसमें भी हम लोगों ने 14 लाख का गिफ्ट बॉक्स का काम किया था। उस गिफ्ट बॉक्स के अंदर हम लोगों ने जैसे पहाड़ी पिसी नून हो गया, जैम हो गया, चटनी हो गई, और जैसे कुछ चीजें हमारे पास अवेलेबल नहीं, काला जीरा, वो हम लोगों ने मुनस्यारी से खरीद के भी इस टाइप से भी हम लोगों ने बिजनेस किया था। और जो जी आपने पूछा कि आप कैसे पहचानते हैं कि कौन सदस्य ज्यादा काम कर रहा है, कौन कम करता है? सर, हम लोगों के पास 500 लोग सिलेक्टेड हैं। किस पार्टी को माल जाना है, उस पार्टी का भी हमारे पास पूरा डाटा आपको अवेलेबल मिलेगा। और किस जी सदस्य ने प्रत्येक साल काम किया है, उन लोगों के लिए हमने एक व्यावसायिक पासबुक बनाई हुई है ग्रुप के माध्यम से। और ग्रुप का डाटा जो है सहकारिता के पास पूरा रहता है कि इस सहकारिता ने साल में 5 लाख का काम किया, सॉरी, एसएचजी ने 5 लाख का काम किया या 5,000 का काम किया, वो डाटा सारा सहकारिता के पास अवेलेबल है। जी, प्लीज। जी जी सर, एक और हमारे इधर जो एफपीओ है, तो हमारे जी इधर क्या है कि कुछ ही लोग, जैसे एफपीओ के जो डायरेक्टर होते हैं 5-10, तो वो उन्हीं का जी काम रह जाता है। बाकी जो 300 सदस्य हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आते, या फिर जी डायरेक्टर के रूप में सामने नहीं आ पाते। 5-10 साल से ऐसा देखा गया है कि एक जी ही जो लोग मतलब ऊपर डायरेक्टर बने हुए हैं वो ही डायरेक्टर रह जाते हैं। तो वो जी सहकारिता ना होके एक लिमिटेड कंपनी जैसा वर्क कर रहे हैं। तो जी ऐसा होता है क्या आपके इधर भी, ऐसा क्या? सर, एक्चुअली ऐसा हो सकता था, मगर ऐसा इसलिए होता है सर, मैं जो समझ पाता हूँ इस चीज को, कि हम लोग जैसे अगर महिलाओं को रोजगार या लाभांश के रूप में अगर हर साल पैसा नहीं देंगे तो सदस्यों का इंटरेस्ट कम होगा। हमारी सहकारिता ने जब शुरू में काम किया था 2016 में, 2016 में हम लोगों ने डिविडेंड के रूप में, हमारे पास पैसा कम था तो नहीं बांट पाए। 2017 से हम लोगों ने 18 से, सॉरी, 2018 से हम लोगों ने जब डिविडेंड 2 लाख रुपया, शुरू में 400 रुपया हम लोगों ने प्रत्येक सदस्य को दिया था, जनरल बांट दिया था। उस टाइम हमें भी इतना नॉलेज नहीं था। तो फिर जी उसके अगले साल हम लोगों ने 3 लाख बांटा था, फिर उससे अगले साल हमने 3.5 लाख बांटा था, पिछले साल हम लोगों ने लगभग लगभग 3.5 से 4 लाख के बीच में बांटा था। और जो सदस्य ज्यादा काम करते हैं, तो हम लोगों की एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, वार्षिक साधारण सभा होती है, उसमें हम लोग करीब करीब 500 लोगों को बुलाते हैं, जिसमें 350 से 400 लोग आते हैं। तो वहां पे हमारी एक मीटिंग होती है, गैदरिंग होती है, उसमें सब लोगों को बताया जाता है कि आप लोग अगर ज्यादा व्यवसाय करते हैं तो आपको इस टाइप से ये मिलेगा, और उसके नेक्स्ट ईयर हम लोग उनको देते हैं। तो लोगों को ये लगता है कि यहाँ से हमको फायदा हो रहा है, इसलिए लगभग लगभग हमारे वहाँ 60% के आसपास लोग जो है एक्टिव रहते हैं सर ग्रुप पर। प्लीज। जी 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 ओम जी। जी जी, आदरणीय धन्यवाद। आदरणीय अर्जुन सिंह सर, आपसे ये प्रश्न कर रहे थे शरद वर्मा जी, श्री शरद वर्मा जी, मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के एक उत्कर्ष किसान हैं, एक किसान उद्यमी हैं, और वो जो सजेशन ले रहे हैं वो अपने क्षेत्र में उसको व्याप्त करेंगे, वहाँ यूज करेंगे। और एक बात इस प्रश्न से ये भी निकली है कि बहुत बार हम कहते हैं कि सरकारें और सरकार क्या कर रही है, लेकिन आपकी जो वार्ता हुई है उससे ये बात भी सिद्ध होती है कि किसान हैं, संस्थाएं हैं, अगर ठान लें तो जो सरकारी योजनाएं हैं उनको अच्छी तरह से क्रियान्वयन उनका कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट उनको कर सकते हैं, और जो आने वाली बाधाएं हैं उनको दूर किया जा सकता है। सर, आपसे दूसरा प्रश्न यानी अगला प्रश्न आ रहा है डॉक्टर रोशन लाल सर का। आप प्रश्न रखें सर जी। जी, सर बहुत प्लीज बहुत दोबारा धन्यवाद आदरणीय इनको कर सर जी। दीजिएगा। आज की सर योग दोबारा क्वेश्चन समझ में नहीं आया। बहुत अच्छे बहन जी ने बहुत अच्छे से योग हाँ सर, कराया। आपकी आवाज ना हम सुन नहीं पा रहे हैं। हेलो, आवाज सर आ रही है मेरी? मेरे को बराबर आ रही है आपकी। हेलो जी सर। हेलो, मेरी जी, आवाज आ आवाज धीमी आ रही है, आवाज धीमी आ रही है। अब आपकी आवाज?
हाँ, आवाज कम सर। आप तब तक नेटवर्क एरिया में थोड़ा आने की कोशिश करिएगा। और आपके साथ ही हैंड रेस था आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब, जो कि राज्य प्रभारी हैं मध्य प्रदेश की किसान सेवा समिति के। जी, आप प्रश्न रखिएगा। ये सदन को बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पवन सर जी, जिन्होंने आज हमारे आदरणीय अर्जुन सिंह जी को यह मार्केटिंग के ऊपर जो आज आमंत्रित किया है। हम सबको अनुभव हो रहा है, क्योंकि हमारे युगार कार्यक्रम में बहनें जुड़ी होती हैं और वो चाहती हैं कि हम भी अपनी प्रगति करें। और कैसे करें, जैसा शरद वर्मा जी ने अभी क्वेश्चन किया था, उसका जवाब तो मिल ही गया है। अब मेरा एक सवाल है कि जो आपने THR का बोला है आदरणीय, वो THR का फुल फॉर्म क्या है और क्या है? ये केंद्र सरकार की योजना है, तो ये सभी राज्यों में लागू हो सकती है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, कैसे अप्लाई करना पड़ेगा और कैसे हमें ग्रुप, हमारे यहाँ भी ग्रुप है, SGSY के ग्रुप है और आजीविका के ग्रुप है, सभी ग्रुप हैं और महिलाएं कुछ काम भी करना चाहती हैं, लेकिन उनकी एक्टिविटी अलग अलग है, तो हम कैसे इस योजना से उन ग्रुप को जोड़ सके? जी सर, ये जो THR का काम था, ये अभी 2022 से ये नीति चेंज हो चुकी है। ये जो काम था 2014 से लेके 2021 तक ये प्रोग्राम चला था। अभी जो है उस टाइम पे आंगनबाड़ी, पहले इससे पहले जब आंगनबाड़ियां थी 110 रुपए का और 123 रुपए का, जब शुरू में ये काम हुआ था, महिला को 123 रुपया, गर्भवती और धात्री महिला को राशन मिलता था। और जो बच्चा है 3 साल से 6 साल का, उसको जो है 110 रुपए का राशन मिलता था। उस टाइम पे सहकारिताएं क्या करती थी, ये लगभग उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के पूरे 11 ब्लॉकों में ही सहकारिता द्वारा काम किया जाता था। और पूरे उत्तराखंड में कहीं कहीं पर नहीं किया जाता था, बाकी अमूमन सारे उत्तराखंड में सरकार द्वारा ये काम दिया गया था। इसको जो है जो डिस्ट्रिक्ट में बैठते हैं, DPO कहते हैं, जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास परियोजना में बैठते हैं, उनके द्वारा ये काम दिया गया था। उनको ये लगा कि आंगनबाड़ियां जो है बच्चों को पूर्ण रूप से राशन, उस टाइम पे मार्केट में जो है दुकानें नहीं होती है गाँव में, तो इसलिए सभी लोगों को एक जनरलाइज, एक रूपता आए, एक समानता आए करके, सब लोगों को एक जैसा चीजें मिला करके ये काम सहकारिता को दिया गया था। लेकिन वर्तमान में सर जो है, ये काम 2022 से अभी गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को चेंज कर दिया है पूरे उत्तराखंड में। या मैं समझता हूँ कि पूरे ही भारत में ये पॉलिसी चेंज होगी। अभी यहाँ पे जैसे जो आंगनबाड़ियों को है, जो हमारी माताओं बहनों और हमारे छोटे छोटे बच्चों को मिलता है, वो 1.5 किलो या 1 किलो 600-700 ग्राम, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, वो गवर्नमेंट के द्वारा ही दिया जा रहा है। सर प्लीज। जी तो एक अगर मैं बात कहूं कि जो महिला बाल विकास हमारे यहाँ बोलते हैं, महिला बाल विकास से अंतर्गत ये चूंकि योजना है, जो आपने मैं स्पष्ट कर दिया है, इसमें जो आज हम मिलेट्स की बात करते हैं और जो मोटे अनाज और जो पौष्टिक आहार होते हैं, पोषण होते हैं, आप जो योजना बदल गई है, परंतु आप ये सहकारिता के माध्यम से सरकार से ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो उत्पाद हैं और जो स्व सहायता समूह के उत्पाद हैं, वो सरकार डायरेक्ट समूह से ले और वो सप्लाई अगर करते हैं, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। हमारा ऐसा एक सुझाव भी है, क्योंकि आपका वहाँ संबंध है और वहाँ कॉन्टेक्ट है, ऐसा सुझाव जा सकता है। जी सर बिल्कुल। सर अभी जो है मिलेट्स पे खुद उत्तराखंड सरकार काम कर रही है। मिलेट्स पे जैसे पिछले विगत वर्षों तक जो सरकारी जो मडुआ और ये जंगुरा, हम लोग रागी कहते हैं, वैसे मडुआ या जंगुरा हम लोग कहते हैं, तो उसको सरकार 25 रुपए खरीदती थी। लेकिन इस बार जो है रागी जो है सरकार ने 38 रुपया 39 पैसा रेट कर रखा है। और वो टैक्स या सोसाइटी, जो ये बैंक होते हैं, पैक्स करके, एम पैक्स, मिनी पैक्स करके, जहां से लोगों को किसान ऋण में प्राप्त होते हैं छोटे छोटे, तो वो डायरेक्ट ही इस चीज को अभी खुद कर रहे हैं सर सरकार, तो हम लोग अभी इसमें नहीं कर सकते। जी बहुत धन्यवाद सर। हेलो। जी 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 सर। जी ये आपने बताया कि किस तरह से जो कार्य योजना में तब्दीली भी होती है, और आदरणीय मुन्नीलाल जी का ये जिज्ञासा थी, संभवतः उन्हें उनका प्रश्न का उत्तर मिल चुका होगा। सर एक प्रश्न मेरे मन में पुनः आ रहा है,
और मैं पुनः मैं अपने प्रश्न से पहले आदरणीय पवन सर के पास पहुंचता हूं, संभवतः उनका कोई प्रश्न है। जी जी दिनेश, तो ये जो ये आंगनवाड़ी के माध्यम से और महिला समूह के माध्यम से जो टीएचआर का डिस्ट्रीब्यूशन किया, ये अपने आप में एक अभिनव प्रयास था। और ये कई सालों तक तत्कालीन जो सीडीओ थे उनके सहयोग से और ये कार्यक्रम काफी अच्छे तरह से चला। और जैसा बताया भी गया है कि कई करोड़ रुपए का इसका टर्नओवर भी हो गया था। लेकिन पुनः सरकार की नीतियां बदली और ये सारे कार्य को वापस फिर ठेका प्रथा में, कॉन्ट्रैक्ट में आउटसोर्स कर दिया गया। तो सरकार की नीतियां समय समय पर बदलती हैं और शायद कुछ उनके मजबूरियां भी रहती होंगी, कुछ डिसीजंस उनको लेने होते हैं। लेकिन ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है। और इस वर्ष मैं अभी अल्मोड़ा में ही एक कार्यकर्ता थे जिन्होंने इस कार्य को बहुत अच्छी तरह से देखा इंडिपेंडेंटली। तो उनके द्वारा एक सिग्नेचर कैंपेन भी अभी करते हुए उत्तराखंड सरकार को दिया गया है कि इस तरह के जो कार्यक्रम है जिसमें हमारे सहकारिता को और महिला समूहों को सीधे लाभ हो, वो ज्ञापन भी सरकार को पुनः मुझे लगता है कि अप्रैल मई के महीने में इस पर चर्चा हुई थी और फिर से एक सिग्नेचर कैंपेन करके सबको दिया गया है। और अगर उसमें कुछ प्रगति होगी फिर उसमें भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन कई बार सरकार की नीतियां अच्छी होती है लेकिन किसी कारणवश उसमें परिवर्तन आ जाता है और उसमें चेंजेस हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के जो हमारे जिज्ञासा थी कि कार्यक्रम अच्छा है और उसको मुझे लगता है कि जो सक्षम सहकारिताएं हैं उनको जरूर इसके साथ जोड़ते हुए उस कार्य को भी एक व्यावसायिक गतिविधि के लिए के रूप में सहकारिता द्वारा अपनाया जा सकता है। आने वाले समय में जब भी मौका मिले तो इसके ऊपर भी आगे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जी नमस्कार, धन्यवाद। जी, जी, धन्यवाद सर। आदरणीय पवन सर का इस क्षेत्र में, डेवलपमेंट क्षेत्र में बहुत लंबा अनुभव रहा है और जहाँ भी बात करें जिन भी सदस्यों से, वहाँ आपके बारे में, आपके कार्यों के बारे में नित्य ही वार्ता होती है और आपकी चिंता भी रहती है और मनन भी रहता है कि कहाँ क्या कार्य चल रहा है। और आदरणीय रोशनलाल सर संभवतः नेटवर्क में हैं। जी, आप रखिएगा सर, अपना प्रश्न रखिएगा। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रही है पर थोड़ा बहुत धीमे आ रही है सर। जी, आदरणीय अर्जुन सिंह साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा कार्य आप कर रहे हैं। निश्चित रूप से जैसा हम समझते हैं कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जो ग्राम स्वराज की कल्पना थी वो निश्चित रूप से गांव का हर वर्ग उससे नहीं जुड़ेगा, जो सबका वो नहीं जुड़ेगा, तो हमारा सर्वांगीण विकास नहीं होगा। मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाह रहा था कि क्योंकि हमारी जो स्वयं सहायता समूह होते हैं वो अलग अलग जगह स्थित होते हैं और जो अलग अलग जगह आपके जो ग्रुप है, इनका जो आपने जो अलग अलग उत्पाद बनाते हैं तो इनका क्वालिटी कंट्रोल कैसे करते हैं? क्योंकि लोग भी यहाँ पर देखते हैं कि कोई कुछ बना रहा, कोई कुछ बना रहा, तो एक जैसी क्वालिटी है। क्योंकि बड़ा ऑर्डर अगर लेना है तो हमको क्वालिटी पर बहुत विशेष ध्यान होता है। तो इस पर क्या क्या आप लोगों ने किस तरह से उसको नियंत्रित किया और क्या इसके लिए आपने, जैसा शुरू में पवन सर ने पूछा था कि क्या आपने कहीं इसका प्रशिक्षण का मतलब इसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग आपकी हुई है क्या? जी सर प्लीज, मैं ये जो आपने पूछा बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि अगर हम लोग अगर क्वालिटेबल माल या गुणवत्ता युक्त माल अगर किसी पार्टी को नहीं देंगे, शायद वो दोबारा रिप्लेस ऑर्डर नहीं करेगा। तो उसमें हम लोगों ने क्या कर रखा है, जैसे गांव से हम लोग रॉ के रूप में एक मटेरियल लेते हैं और उसके बाद हम लोगों ने कलेक्शन सेंटर कहते हैं यहाँ पे, एक कलेक्शन सेंटर, बिग कलेक्शन सेंटर और एक मिनी कलेक्शन सेंटर है सर। उसमें हम लोगों ने जो है एक टीम है उसको ट्रेनिंग दे रखी कि कैसे इसकी ग्रेडिंग हो रही है। बेशक अभी हैंडमेड ही हम लोग ग्रेडिंग सॉर्टिंग कर रहे हैं। अभी हम लोगों का मशीन का यहाँ पे प्रपोजल बन रहा है कि हम लोग कैसे हिलान से करके हम लोग एक उत्तराखंड सरकार के सहयोग से हिलान से करके एक कंपनी क्रिएट की हुई है। अभी उस पर ऑनलाइन भी काम हो रहा है, ऑफलाइन भी हो रहा है।
हम लोग जो है उस कंपनी के माध्यम से ये काम कर रहे हैं। अभी हम लोग हैंडमेड ही काम कर रहे हैं। ग्रेडिंग सॉर्टिंग के लिए हमारे पास एक टीम है, जो टीम उसका इंस्पेक्शन करती है, और लास्ट में जो एलसी जिस पद पे मैं हूँ सर, उस पे मैं एक बार देखता हूँ कि ये काम ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी उसको फाइनल करती है। उसके बाद ही हम लोग उस पार्टी को ऑर्डर देते हैं सर। प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत पुनीत कार्य कर रहे हैं जी। जी नमस्कार। जी धन्यवाद आदरणीय। सुंदर बात कि किस तरह से क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी कंट्रोल यानी गुणवत्ता का निर्धारण करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। जैसे आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि जी ने बताया कि एक बार हम उसमें कंप्रोमाइज करके आगे अगर बढ़ा दें तो लेकिन दोबारा वो ऑर्डर हमें कहीं से मिल सकता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न डॉक्टर रोशनलाल सर का था। आप कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक हैं मध्य प्रदेश से, और आपके साथ ही हमारे एक युवा किसान हैं और जो डेयरी क्षेत्र में गौरक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं मध्य प्रदेश से, मनीष सोनी जी। मनीष सोनी जी, आप अपना प्रश्न रखिएगा जी। जी सदन को ओम। सदन से मुझे एक छोटा सा सहयोग की आशा है। मेरा प्रश्न ये है कि मेरे एक कजिन है, तो वो नशे के बहुत ज़्यादा आदी हो गए हैं। प्रश्न आज के सब्जेक्ट से थोड़ा हटके है, लेकिन मतलब इतना ज़्यादा आदी हो गए हैं कि दिन में लगभग 2 से ढाई बॉटल वो पी रहे हैं और परिवार की बिल्कुल चिंता छोड़ दी है। तो क्या अपने पास ऐसा कोई उपाय है कि अपन उन्हें ये नशे से दूर कर सकें? मतलब वो दारू के बहुत ज़्यादा आदी हो गए हैं और समझदार है, ब्रिलियंट है और इंटेलिजेंट भी है बहुत। अकाउंटेंट है, मतलब अकाउंटिंग का काम करते हैं, लेकिन अभी पिछले 2 से 3 महीने से उन्होंने ऐसी हालत बना के रखी है कि दिन भर पी के घर में ही सोए रहना। मतलब मानसिक स्थिति से भी जूझ रहे हैं और नशे के तो क्या बोले उसके लिए। तो परिवार भी बहुत परेशान है, उनके बच्चे छोटे हैं। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप उचित मार्गदर्शन देने का कृपा करें तो मैं उन तक पहुंचा सकूं। जी ओम। जी जी मनीष सोनी जी, संभवतः इस प्रश्न का उत्तर सदन के मध्य में किन्हीं के पास होगा, और मैं आपसे अलग से भी बात करना चाहूँगा इस प्रश्न पर। और आदरणीय कोई सदस्य कोई टिप्पणी करना चाहे श्री मनीष जी के प्रश्न पर तो स्वागत है। आदरणीय मनीष जी का ये जो प्रश्न है, मैं कुछ बहुत 10 साल पहले से ये चीज जान रहा हूँ। स्वामी जी एक बार बताए थे, झारखंड का लिखित रूप में है। मैं झारखंड से बोल रहा हूँ, जिला किसान सेवा समिति दरबार किसी कुमार से। तो उसमें एक जगह पर उल्लेख था कि ये सेव जो है ना, सेव को बॉयल करके, हाफ बॉयल करके उनका दैनिक यूज किया जाए, एक बात। और दूसरा, ये जो अजवाइन होता है, अजवाइन के पानी को रात में भूनने दिया जाए, भीगने दिया जाए, और फिर उसका पानी का इसका सेवन करवाया जाए किसी तरह से। तो ये दो जो तरीका है, इसको मैंने बहुत दिन पहले से और बहुत कुछ लोगों पर ही लागू किया था, और इसका सकारात्मक प्रभाव मिला था हमको। तो मैं अपना जो विचार है प्रस्तुत किया, आप लोग पालन कर सकते हैं इसको। धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय। और मैं मनीष से निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न पर हम फोन इन प्रोग्राम भी करेंगे, यानी फोन पे बात वार्ता अलग से करेंगे। और अभी हमारे साथ बने हुए हैं अर्जुन सिंह जी, जो कि उज्ज्वल आजीविका स्वायत्त सहकारिता से है, अल्मोड़ा हॉलबाग से। और आज मार्केटिंग पर चर्चा हो रही है कि किस तरह से सहकारिता के माध्यम से हमारे खासकर जो महिला किसान हैं उनको रोजगार दिया जा रहा है और सफलतापूर्वक इस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। पहाड़ी उत्पाद को प्रदेशी नहीं, देश के अलग अलग राज्यों में पहुंचाया जा रहा है। और इसी क्रम में नितिन जी का हैंडरेज है। जी आदरणीय, आप प्रश्न रखें। जी संभवतः नितिन जी तक आ रही आवाज आ रही? जी 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 आ रही। जी सभी को ओम। अपना मनीष जी से बात करनी थी। मनीष जी को आप मेरा नंबर पहुंचा दीजिए। यहाँ पे जरूर
4 लोग है जो नशा छुड़वाया है। हाँ, आप अच्छी दवा है। अपना नंबर बॉक्स में डाल दीजिएगा। जी जी जी, जी धन्यवाद मिल जाएगा। आप साबरी जी से नंबर ले लीजिए, मेरा मिल जाएगा नंबर। सर। हाँ, हाँ, जी जी, श्री मनीषी को आपका नंबर पहुंच जाएगा। जी, धन्यवाद धन्यवाद। जी जी ओम। जो घर परिवार है, गांव है, इसमें बहुत सारी समस्याएं भी हैं, होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। उसका निदान भी योगाहार के मंच से नित्य निरंतर मिलता रहता है। ये प्रसन्नता की बात भी है और ये आवश्यकता भी है समाज की कि ऐसा मंच हो। और ये मंच, इस मंच पर आज बने हुए हैं अर्जुन सिंह जी, जो चर्चा कर रहे हैं कि कैसे एक स्वायत्त समूह अपने कार्यों के माध्यम से सफलतापूर्वक कृषि उत्पादों को राज्य से बाहर भी मार्केटिंग कर रहा है। इसी क्रम में अन्य सदस्यों के प्रश्न हो तो सादर आमंत्रित हैं। और मैं आदरणीय श्री भुवनेश्वर राय सर से निवेदन करूंगा कि आज हमारे मुख्य अतिथि जी से संक्षेप में वार्ता करने या प्रश्न रखने का। धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी। आज के मुख्य अतिथि जी का बहुत बहुत अभिनंदन। थोड़ा सा मेरा जिज्ञासा ये है पूछने का कि हम लोग देखते हैं कि हमारे वहाँ जो सरकारी क्रय केंद्र हैं उसमें जो भी जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया, उसको जब गवर्नमेंट खरीदती है तो जो गांव के करीब 200 किसान अगर हैं तो उसमें से 10 किसान ऐसे होते हैं जो अपने प्रोडक्ट को लेकर के डायरेक्ट वहां भेज देते हैं। और जो छोटे छोटे किसान होते हैं उनको जो है, जो गांव के कमीशन एजेंट होते हैं, जो अगल बगल के लोग होते हैं, वो उनको लेकर के बड़े कम पैसे में और फिर वो उसको ले आकर के वहां देते हैं। और जैसा कि मुख्य अतिथि जी ने कहा कि हमारे वहां भी इस तरह की पॉलिसी है कि जो जितना ज्यादा अच्छा व्यवसाय करेगा उसी हिसाब से उसका लाभांश वितरण भी होता है। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि इस तरह जो हम लोगों के वहां उत्तर प्रदेश में है या और जगह भी मैं देखता हूं, उस हिसाब से वहां भी जो छोटे छोटे किसान हैं जिनका प्रोडक्शन बहुत कम है, उनसे फिर दूसरे लोग वहां खरीदते हो और फिर ले जा करके आपके सेंटर पर देते हो। जरा इस पर अगर विचार हो तो दे दे। धन्यवाद। सर, आपने बहुत ही लाजमी क्वेश्चन किया कि हमारे वहां पे किसान, जैसे 200 किसान आपके वहां आपने बताए कि उसमें से 10 किसान जो बड़े हैं वो डायरेक्ट क्रय केंद्र पे देते हैं, बाकी छोटे छोटे किसानों का बिचौले। यहाँ पे जो है सहकारिता है और अवेयरनेस का, इस सहकारिता का मुख्य उद्देश्य अवेयरनेस, जागरूकता। तो मैंने आपको बताया था किसी के पास 100 किलो हो, किसी के पास 1000 किलो हो, किसी के पास 4 किलो हो, तो वो सहकारिता में खुद आके हम लोगों को पिकअप वहां पे जाती है। हम लोगों के पास पिकअप गाड़ी है, हम लोग वहां से सारा माल कलेक्ट करके नाम वाइज लिस्टिंग करते हैं, फिर कंप्यूटर में चढ़ाते हैं, सबको एक रेट उनके खाते में एनईएफटी के माध्यम से या चेक के माध्यम से, अगर कभी जरूरी हुआ किसी को तो कैश के माध्यम से भी हम लोग पेमेंट करके सहकारिता के माध्यम से लेते हैं। उसके बाद हम लोग सहकारिता के माध्यम से इसको मार्केटिंग करते हैं। जैसे मान लीजिएगा उदाहरण के तौर पे किसी चीज की एमएसपी, जैसे बहुत चीजों की सरकार द्वारा एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किया जाता है। अगर किसी चीज का एमएसपी तय नहीं की जाती है तो हम लोग जैसे मार्केट में बेचते हैं, उसमें भी उन लोगों को बाद में, जैसे मान लीजिएगा यहाँ पे एक उदाहरण हम लोग जैसे सोयाबीन का कहते हैं, अभी सोयाबीन की मार्केट हम लोग 40 रुपया है सोयाबीन की मार्केट, तो हम लोगों ने किसान से 35 रुपया लिया, 2 रुपये उसमें लैगेज लग गया, तो 3 रुपये का जो लाभांश होता है, 3 रुपये में 1 रुपया हम लोग सीजन का काट के 2 रुपया लाभांश के रूप में जो साल में एजीएम होती है उसमें उन लोगों को दे दिया करते हैं। सर प्लीज। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद सर। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय। ये प्रश्न कुछ मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण था और जिसका सुंदर उदाहरण और सुंदर उत्तर आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि जी ने दिया है। और सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो आपकी सहकारिता है उसका आने वाले समय में यानी भविष्य में क्या पहल रहने वाली है। इस प्रश्न से पहले मैं आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर से निवेदन करता हूं। वो महाराष्ट्र से हैं और किसान और खेती और रूरल एरियाज पर उनकी नजर रहती है। जी जी, डॉक्टर दुबे सर।
हाँ, संभवतः है वहाँ तक आवाज़ नहीं पहुँच रही है। सर एक प्रश्न ये है कि जो इस सहकारिता है, जिसके माध्यम से आप काम कर रहे हैं और इतना अच्छा कार्य हो रहा है, आने वाले समय में आप किन-किन क्षेत्रों में कार्य करना चाहेंगे या आपने क्या प्लान किया है कि किस तरह से ये सहकारिता आगे बढ़ेगी? सर हम लोगों का जो प्लान है अभी, हम लोगों की वहाँ पे एक नई परियोजना विगत 2 वर्षों से काम कर रही, एनआरएलएम करके। जैसे हम लोग अभी हमारा कॉन्सेप्ट एनआरएलएम और जो हमारी सहकारिताएं हैं, यहाँ पे भी एक एपीओ करके फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन करके गठन होने जा रहा है। इस साल में हम लोगों का जो सरकार से जो टारगेट है वो 2 का है, एक अल्मोड़ा के हॉलबाग ब्लॉक में, एक अल्मोड़ा के ताड़ीखेत ब्लॉक में। हम लोग फिर एपीओज के माध्यम से इसको और बड़े स्केल में ज्यादा लोगों को जोड़ के करीब-करीब 10 से अभी जैसे हम लोगों के साथ 501 किसान जुड़े हुए हैं। उसमें हम लोगों के 8 से 12,000 किसानों को जोड़ने का योजना है, जिसमें हम लोग इसी टाइप से उनकी मार्केटिंग का ये सारा काम हम लोग करेंगे सर। जी, धन्यवाद। और एक प्रश्न ये भी कौनता है मन में कि आपकी जो जैसे पहले प्रश्न हो चुका है, लेकिन मेरे मन में ये प्रश्न है कि इसमें सहकारिता में बहुत सारे सदस्य हैं, बहुत सारे सदस्यों में से जो उत्कृष्ट सदस्य हैं जिन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए हों कि जो प्रेरणा के कार्य रहे हों, तो उसके बारे में भी कुछ अगर नाम आप गिना सकते हैं या उन संपर्कों को हम तक दे सकते हैं, तो ये भी आपसे प्रार्थना रहेगी। जी आदरणीय। सर प्लीज मैं नंबर आपको ये वाले सेंड बाद में कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे ऑफिशियल डाटा में होगा। जी। इसमें होंगे, मेरे पास नाम होंगे सर, जिसने सबसे ज्यादा व्यवसाय किया हूँ। मैं कंप्यूटर से आपको या सिस्टम से निकाल के वो अभी सॉरी प्रोवाइड नहीं करा पाऊंगा, ये बाद में आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ सर। जी, ज़रूर सर जी, धन्यवाद सर। सर हमारे एक युवा किसान हैं जिन्होंने आईटी सेक्टर से जो आईटी सेक्टर में कार्य कर रहे थे, अब गाँव की तरफ लौटे हैं और खेती किसानी करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और वो जिज्ञासा के साथ कार्य आगे बढ़ा रहे हैं। अगर उन तक आवाज़ पहुँच रही है, श्री सुमित वर्मा जी। हाँ जी, धन्यवाद दिनेश जी। मैं खुद भी अभी ये थोड़ा सा पहले तो फुल टाइम हो रहा था, मगर फिर से जॉब के कारण इधर पुणे आ गया हूँ। मैं भी अभी जहाँ से संपर्क मिल पाता है, आसपास के जो सुझाव मिले पहले के मीटिंग से कि जो एपीओ पता करना है, तो मैं कुछ अधिकारियों से भी संपर्क कर रहा हूँ। फिर भी एक प्रयास मेरा ये भी है कि सरकारी व्यवस्था में ना होते हुए भी अगर प्राइवेट रूप से हम जाना चाहें, तो अगर आदरणीय अर्जुन अर्जुन जी का कुछ अनुभव हो, किसी एनजीओ या प्राइवेट पार्टी ने ऐसा कुछ स्टेब्लिश किया है मार्केटिंग, सप्लाई चेन और कलेक्शन का, किसी एक उत्पाद में या बहुउत्पाद में या फूड प्रोसेसिंग में, आप कुछ संपर्क आपके ध्यान में आया हो तो उसके बारे में जरा बताएं। सर इसमें मेरा ये कहना होगा आपसे कि आपके पास कौन कौन से उत्पाद है। अगर उस टाइप से हम लोगों के और आपके उत्पाद अगर मैच करते हैं तो मैं आपको पार्टियों के नंबर दे सकता हूँ। जैसे हम लोग रीवा इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड मध्य प्रदेश में, जैसे उनको हेम्प सीड की पिछले साल रिक्वायरमेंट थी, थोड़ा ऑक्सीजन हो गया था। जैसे हेम्प सीड अभी निकलता है जस्ट यही अक्टूबर में या नवंबर सितंबर अक्टूबर में, तो उन लोगों ने हमसे 250 रुपए किलो हेम्प सीड यहाँ से मंगवाया था, जो हमने ट्रांसपोर्ट के माध्यम से उनको भिजवाया था। फिर उन्होंने एनईएफटी के माध्यम से हम लोगों को भिजवाया था। ऐसे ही देहरादून में हम लोगों का हेम्प सीड है या फिर ये रागी है, ये जो हमारे पास डिमांड आती है इन चीजों की ज्यादा आती है। जैसे झुंगुरा हो गया और चौलाई हो गया। सर मुझे ये जानकारी नहीं कि आपके क्या उत्पाद होंगे, जिस जी रूप में आपको कॉन्टैक्ट करें हाँ आप, प्लीज सर। जी जी हाँ, अभी फिलहाल हमने अलग अलग धान लगाए हुए थे, जी जिसमें ब्लैक राइस है, रेड राइस, ग्रीन राइस और राम जीरा, काला जीरा, और कोदो कुटकी भी थोड़ी मात्रा में। जी तो अभी बहुत प्लांट से नहीं है, पहला था कि हम अपने उपयोग की चीजें सब कुछ लगाएं और जो सरप्लस होगा वो हम फिर मार्केटिंग करेंगे। जी तो हाँ सर आपसे ये मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप पवन सर के माध्यम से जो आपके पास लिस्ट होगी, पवन सर के पास मेरा जी व्हाट्सएप जी नंबर होगा, तो आपके क्या क्या है और कितना उसकी टेंटेटिव एक मात्रा और प्राइस क्या रहेगा, वो अगर आप मुझे जी भेजेंगे तो शायद मैं आपको डायरेक्ट फिर बाद में
ये व्हाट्सएप नंबर या फिर उनके कंपनियों के नंबर आपको मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ सर, जो मेरे पास अवेलेबल होंगे सर। जी जी जी, धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद आदरणीय सुमित जी। और इस तरह से आज हम देख रहे हैं कि अल्मोड़ा की हॉलबाग क्षेत्र से जो हमारी सहकारिता है, उसमें छोटी-छोटी जोत के किसान जुड़े हुए हैं, खासकर किसान महिला बहनें जो हमारी बहनें जुड़ी हुई हैं, उनके जो श्रम से उपजी हुई जो फसलें हैं, सहकारिता उनको आगे बढ़ा रही है, मार्केटिंग की सुव्यवस्थित व्यवस्था कर रही है। जिस व्यवस्था के लिए देश में आज प्रश्न है कि किस तरह से किसान अपने उत्पादों को आगे बढ़ाए, ये एक सफल उदाहरण है। और मेरे ख्याल से इस तरह की छोटी-छोटी सफल कार्य अलग-अलग क्षेत्र में अवश्य ही हो रहे होंगे। अगर हम इनको कॉपी भी करें या इनसे प्रेरणा लें, तो देश में अच्छी मार्केटिंग, पारदर्शी मार्केटिंग, गुणवत्तापूर्ण मार्केटिंग हम स्थापित कर सकते हैं। ये प्रेरणा मुझे मिल रही है आदरणीय मुख्य अतिथि जी के माध्यम से। और इसी क्रम में अन्य सदस्यों के प्रश्न आए, उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ आदरणीय मुख्य अतिथि से कि जो पहाड़ी चावल है, क्योंकि अभी सुमित वर्मा जी ने चावल की बात रखी, और जो पहाड़ी चावल है तो उसकी उत्पादन की दृष्टि से या मार्केटिंग की दृष्टि से और डिमांड की दृष्टि से आपकी कोई टिप्पणी हो मुख्य अतिथि जी, तो सदन को बताइएगा। सर जैसे जो रेड राइस की बात आ रही है, रेड राइस यहाँ पे भी हमारे जो सोमेश्वर एक क्षेत्र पड़ता है, सोमेश्वर अगर आप लोगों ने सुना होगा तो सोमेश्वर में ये काफी मात्रा में पाया जाता है। अभी हम लोग भिलान से किसान आउटलेट के माध्यम से और इसको बेचते हैं। इसकी जो पैकेजिंग की व्यवस्था करे की अभी ग्रेडिंग सॉर्टिंग तो सहकारिता द्वारा की जा रही है। जो पैकेजिंग की व्यवस्था है वो हमारे रीजनल ऑफिस के माध्यम से की जाती है। रीजनल ऑफिस ही अभी इसमें सपोर्ट कर रहा है सहकारिता को। और जो रेड राइस है वो काफी मात्रा में हम लोगों के पास अवेलेबल है यहाँ पे सर, जो मतलब मार्केटिंग के लिए हमारे पास व्यवस्था है उसकी। अभी अभी हमें तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फर्मों के माध्यम से अगर इसको बाहर हम लोग भेजना चाहें तो मैं समझता हूँ कि हमारी एक देहरादून में एचओ है हेड ऑफिस, वहां से संपर्क करके भी ये काम किया जा सकता है सर, प्लीज। जी जी आदरणीय जी, धन्यवाद सर। और श्री रमेश चंद मेहरा सर किसानों के मध्य कार्य करते हैं, और आप अगर नेटवर्क क्षेत्र में हों तो कृपया आज के मुख्य अतिथि से संवाद कीजिएगा। दो हैंड रीच हैं। एक जी आदरणीय जी मुन्नीलाल जी भाई साहब, आपका हैंड रेज है। मैं एक बहन जी रंजना जी का और नितिन जी का है। जी जी नितिन जी का, पहले नितिन जी का स्वागत है। संभवतः वो नंबर का शेयरिंग के लिए कह रहे थे, और उसके अलावा आपकी बात हो तो आप संवाद करिएगा श्री नितिन जी। जी जी आदरणीय रंजना बहन से निवेदन है कि वो अपना प्रश्न रखें, संवाद करें। रंजना बहन योगाहार की निरंतर कार्यों में संलग्न और सदस्यों से संवाद करती हैं महाराष्ट्र से। जी धन्यवाद दिनेश भैया, और सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की हमारी योग कक्षा सुंदर रही, और आज हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय आवाज कुछ धीमी आ रही है। अच्छा ठीक है, आ रही है दिनेश जी, आ रही है। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय अर्जुन सिंह जी अल्मोड़ा से, उत्तराखंड से जुड़े हुए, वो आज हमें सहकारिता के द्वारा मार्केटिंग पर अपने अनुभव बता रहे। वो वहाँ के कार्यकर्ता है, और बहुत सुंदर उन्होंने आज हमें अनुभव बताए हैं, और हम निर्भर कैसे बने महिला, तो उनके बारे में बहुत सुंदर मार्गदर्शन दिया उन्होंने। और मुझे बस एक ही सवाल है कि आप
सहकारिता के माध्यम से बहुत ग्रुप के माध्यम से आप संगठन के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने ये शुरुआत की तो फिर आपको कुछ समस्या आई है या कितने संगठन के साथ आपने कितने ग्रुप के साथ आपने शुरुआत करी? आदरणीय अर्जुन सिंह जी। मैम यहाँ पे जो है एक सरकारी सिस्टम के तौर पर जो परियोजना का गठन हुआ है, परियोजना आई हुई है, उसके माध्यम से हम लोगों ने ग्रुप बनाए हैं। शुरू शुरू में जो मोबिलाइजेशन का पार्ट होता है, हम लोगों के पहाड़ी क्षेत्र में शिक्षा एकदम हाई लेवल की नहीं होती है, और गांव में तो यहाँ पे महिलाओं के लिए ही सबसे ज्यादा काम होता है, और महिलाएं समय भी अपना कीमती समय होता है उन लोगों की, क्योंकि वो लोग गाय भैंस इसके अलावा छोटी मोटी खेती का काम करते हैं, उनके पास समय की कमी होती है। लेकिन उनको समझाने में शुरू में 1 साल तो हम लोगों ने मात्र, जब हमने पहले साल काम किया था, तो मात्र हम लोगों ने उनके साथ 30 लाख का ही व्यवसाय हम लोग पहले साल में कर पाए थे, जिसको धीरे धीरे आगे करके हम लोगों ने बहुत आगे तक किया है। शुरू में तो कठिनाइयां किसी चीज में भी होती है, जहां से मैम कठिनाइयां होती है वहीं अपॉर्चुनिटी भी हम लोगों को निकल के आती है। जहां पे हमको लगता है कि कुछ नहीं है, वहीं पे सब कुछ मिलता भी है मैम। जी प्लीज। जी, 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 बहुत सुंदर। और तो फिर अभी आपके साथ कितनी महिलाएं जुड़ी है सर? मैम हमारे साथ 501 महिला इस टाइम जुड़ी हुई है। उसमें से मैं आपको बताया कि करीब करीब 350 400 एक्टिव लोग हैं जो हमसे अभी भी जुड़े हुए हैं। कुछ लोग ऐसा होता है उनके पास उत्पाद नहीं होते, उनको टाइम नहीं होता है, अपना काम होता है या इंटरेस्ट नहीं होता है। तो 501 में से 370 65 70 के आसपास हम लोगों के पास एक्टिव सदस्य हैं, जो कुछ भी उनका उत्पादन होता है या कुछ भी उनको खरीदना है तो वो सहकारिता के माध्यम से खरीदते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अभी हम लोगों का दिवाली का सीजन आ रहा है, तो मान के चलिएगा ये लोग जैसे मार्केटिंग में, जैसे दुकानें इन लोगों के गांव में सब जगह आजकल दुकानें होती है, ये दीपावली का सामान का ऑर्डर हमको दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे जो मार्केट में 20 रुपए की अगर मोमबत्ती मिलती है, तो हम लोग इनको 18 रुपए में उनको देते हैं। हम लोग उसको मार्केट से 10 से 12 रुपए में खरीद के, जो साल में 1 साल ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होकर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इस साल का प्रॉफिट के रूप में जो 2-3 रुपया हमें बेनिफिट होता है, उसको भी उन महिलाओं को वापस कर देते हैं, जो महिला आत्मनिर्भर बने या अपने घर का सेल्फ डिपेंड खर्चा चलाती है मैम। प्लीज। जी, जी, बहुत सुंदर। और उनकी अ, उनके महीने की तनख्वाह कितनी रहती है, ऐसे कि जो उन्होंने काम किया उसके ऊपर रहता है कि उनकी रोज की ऐसे रहती है कुछ? नहीं मैम, यहाँ पे जो सहकारिता है, तनख्वाह का किसी प्रकार का कोई सिस्टम नहीं होता है। महिला की मेहनत पे है, जो जितना ज्यादा काम करता है, जैसे उन लोगों ने जितना ज्यादा आदान प्रदान किया, जो तनख्वाह वाली सिस्टम है उसमें हम लोग मात्र 7 से 8 लोग हैं, जिनको हम किसी को 8,000, किसी को 10,000, किसी को 12,000 और 15,000 तक हम लोगों की वहाँ पे सैलरी मिलती है। उसके ऊपर जो अच्छा काम करता है तो थोड़ा बहुत इनकम वहां से उन लोगों को हम लोग बेनिफिट के रूप में देते हैं। और जो महिला समूह की महिला होती है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी की महिला होती है, उन लोगों को हम उनके काम के आधार पे ही प्रोत्साहन देते हैं, वो भी साल में एक बार। जैसे अभी एक महिला ने, हमारे पिछले विगत वर्ष की अगर बात करूं, तो एक महिला को 45,000 रुपये मिला था, लगभग लगभग 4,000 रुपया महीना उस महिला ने कमाया था। तो जो हम हर महीने नहीं देते, साल में सबसे बढ़िया काम करने वाला महिला को इस टाइप से हम देते हैं। प्लीज मैम। जी, 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 बहुत सुंदर। जी, बहुत सुंदर। जी आदरणीय जी, आपका जी धन्यवाद बहुत। जी। हाँ जी, धन्यवाद दीदी। बहुत ही एक महिला होने के नाते और साथ में आत्मनिर्भरता की कोशिश को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत बहन रंजना जी का सुंदर प्रश्न और सुंदर उत्तर आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि जी ने दिया। और इसी क्रम में हमारी नर्मदापुरम से आदरणीय ML गौर साहब, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सदन को प्रणाम और मुख्य अतिथि जी को प्रणाम। बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने सभी चीजों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। मेरा एक मन में एक विचार है कि, और प्रश्न भी कह लीजिए उसको, कि अगर सहकारिता के माध्यम से अगर हम कोई चीज आदान प्रदान करते हैं या व्यापार करते हैं या मार्केटिंग करते हैं, तो उसको किस प्रकार की सोसाइटी को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा? क्योंकि जैसे सीड सोसाइटी एक है, का मैं भी एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ, तो क्या सीड सोसाइटी सीड के अलावा भी कुछ प्रकार के काम कर सकती है? मैं
ये जो रजिस्ट्रेशन वाली प्रक्रिया सर, हमने यहाँ पे रजिस्ट्रार कहते हैं, डीआर कहते हैं हाँ और एआर हाँ कहते डीआर हैं, इनके माध्यम से जी ये हम लोगों ने यहाँ पे सहकारिताएं जो है रजिस्ट्रेशन कर रखी है सहकारिता विभाग में। मैं समझता हूँ इसके लिए बेटर से पवन सर इसमें बेटर सलाह दे सकते हैं कैसे कि ये रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं। नहीं, वो डीआर ऑफिस से ही हम लोग रजिस्टर्ड करा के रखी है अभी सीड जी सोसाइटी के नाम से। एक्चुअली यहाँ पे से ना उसमें जैसे आपने डीआर ऑफिस से अगर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट चलता है जो सरकार इसमें पूरा सहयोग करती है। अब दूसरे राज्यों में कैसे इसको किया जा सकता है इम्प्लीमेंट, कैसे इसको नहीं, एप्टी हमारे यहाँ तो वो सीड से रिलेटेड ही कुछ काम कर सकते हैं, अदरवाइज दूसरे काम नहीं कर सकते हैं। तो जानकारी लिए, पर आप ऐसा कोई और प्रावधान है सहकारिता के उसमें कि उसके लिए किस नाम से जो रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा जो मल्टी काम कर सकते हैं? ये शायद मैं समझता हूँ सर ये कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होती है। अच्छा, वो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होगी जो एफपीओ एज ए एफपीओ। जी 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 एफपीओ कराना पड़ेगा। जी। एक तो जो सहकारिताएं होती है सर वो सोशल मोबिलाइजेशन का काम होती है, एक बिजनेस मोबिलाइजेशन का। हमारी जो सहकारिता है वो बिजनेस मोबिलाइजेशन या बिजनेस का काम में रजिस्टर्ड है। हाँ, बिजनेस के काम में होगी तो जी जी तो पर वो एफपीओ का कॉन्सेप्ट अलग है और सहकारिता का तो अलग है सर। सर सहकारिता एक छोटी इकाई है और एफपीओ एक बड़ी इकाई है और हाँ, काम वो लगभग कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होती है वो। जी 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 ओम जी 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 धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल सर का हैंड रेज है। जी स्वागत। जी ये एनजीओ यानी संस्था को रजिस्ट्रेशन करने की बात थी और शायद संभवतः है आपके प्रश्न का उत्तर मिला होगा। और एनजीओज हो गई, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई और एफपीओ हैं, थोड़ा थोड़ा विभेद इनमें है, और ट्रस्ट हो गया थोड़ा थोड़ा विभेद है, जो कि सीधे रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर ही ये पूरी जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। आदरणीय प्रणाली मराठे दीदी हैं, महाराष्ट्र से शिक्षिका हैं और विद्यार्थियों और किसानों के साथ वार्तालाप करती हैं और कृषि कार्यों को आगे बढ़ाती हैं। आपका प्रश्न स्वागत है। ओम, सदन को सादर प्रणाम वंदन। मैं महाराष्ट्र से हूँ। आज के चीफ गेस्ट आदरणीय अर्जुन जी को सादर प्रणाम। आपने जो कार्य शुरू किया है वो एक प्रेरणादायी है। शून्य से शिखर तक पहुँचने के लिए कैसा प्रयास करना होगा, इसका उत्तम उदाहरण आपका आज का मार्गदर्शन है। मैं तो स्कूल में काम करती हूँ, साथ ही साथ गांव के महिलाओं के साथ काम करने की बहुत बड़ी इच्छा है। तो आपका ये मार्गदर्शन हमें बहुत ही प्रेरणादायी है, उत्तम है। तो बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने मेरा विचार रखने का प्रयास किया। ओम प्रणाम। जी धन्यवाद दीदी। आप निरंतर जिज्ञासु, एक शिक्षक होने के बावजूद एक विद्यार्थी की तरह जिज्ञासा आप में निरंतर बनी रहती है और ऊर्जा के साथ कार्य करती हैं। डॉक्टर रोशनलाल सर, आपका माइक ऑन है, शायद आप कुछ संवाद करना चाहते हैं। स्वागत है। जी जी धन्यवाद। मैं आदरणीय अर्जुन सिंह जी से पूछना चाह रहा था कि चूंकि अभी जैसा आपने जो बताया तो उससे मैं ये समझा हूँ कि अभी तक ज़्यादातर कार्य शासकीय उस पे कर रहे हैं। तो क्या हम इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए, जैसे मान लो अगर हमारी शासकीय जो आपकी जो भी आप उससे निकल गए, बाकी सब निकल गए, तो क्या हमारा जो आपका जो एसएचजी है क्या वो आगे कार्य करते रहेंगे? उसके लिए किस तरह से आपने प्लान कर रखा है? क्योंकि हमने ये देखा है कि जो ज़्यादातर देश में जो एसएचजी बने हैं, जब तक शासकीय उनको सपोर्ट मिलता रहा तब तक वो बढ़िया काम करते रहे, और जैसे ही गवर्नमेंट उस पार्ट से बाहर हुई तो वो कहीं ना कहीं या तो खत्म हो गए या मतलब उनका काम बहुत कम हो गया। तो ऐसा कोई आपका अनुभव, आपका सुझाव या आप कुछ आगे प्लान हो तो उस पर थोड़ा सा मार्गदर्शन चाहूँगा। प्लीज सर, बहुत ही आपने अच्छा क्वेश्चन किया हुआ है।
कि जो परियोजना से सपोर्टेड होते हैं या सरकार से सपोर्टेड होते हैं, अगर सरकार बैकड्रॉ कर लेती है फाइनेंशियल, तो वो सहकारिता लगभग लगभग खत्म हो जाती है। यहाँ पे भी इसके बहुत ज्यादा ज्वलंत उदाहरण भी हैं मेरे पास, लेकिन मैंने आपको बताया कि सस्टेन वही सहकारिता करती है, सफल वही सहकारिता होती है जो अपने आप में सेल्फ डिपेंड हो जाती है। तो उज्ज्वल सहकारिता में जो है विगत सालों में पिछले 3 साल से किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। इस साल अभी 25,000 रुपीज जो 8 स्टाफ है, जिसमें करीब करीब 1 लाख 1.25 लाख रुपए हम लोगों का सैलरी हेड पे जाता है। सहकारिता जो व्यवसाय करती है, इसलिए सहकारिता कंटिन्यू चल रही है। सहकारिता का जो उद्देश्य है, 70% किसानों को हम लोग जो लाभांश होता है वो बांट देते हैं। 10% जो निष्क्रिय होते हैं, जो हमने बैंक में जो पैसा रखा हुआ है उसका दे देते हैं, और जो 20% है सर, वो सैलरी हेड में लोगों को अवेयरनेसता के प्रोग्राम में जो वर्कर लगे हैं उस हेड से हम वो पैसा देते हैं। इसलिए सहकारिता मुझे मैं समझता हूँ कि एक टीम वर्क के तौर पे काम हो रहा है, तो बंद होने की चांस बहुत कम लगते हैं सर। प्लीज। जी, बहुत 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 धन्यवाद। जी, जी। धन्यवाद सर, क्योंकि टीम वर्क हो और सेल्फ डिपेंडेंसी की तरफ हम अग्रसर हों, ये आवश्यकता भी है, और ये आवश्यकता है कि हम निरंतर कार्य करते रहें, चाहे बाहर से कोई सहायता मिले या न मिले। इसी क्रम में आदरणीय कल्पना खोटले बहन जी, जो कि एक शिक्षिका हैं और किसान हैं और समाज की विभिन्न वर्गों के साथ कार्य करती हैं। आपका कोई प्रश्न हो या आप तक आवाज पहुंच रही हो तो आप संवाद कीजिएगा। आदरणीय कल्पना खोटले जी के ससुर साहब का निधन हो गया था 2 दिन पहले, तो आज उनकी इस कार्यक्रम के बाद एक विनम्र अपन श्रद्धांजलि सभा कर लेंगे, इसलिए अभी उनसे सवाल लिया। जी 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 जी, धन्यवाद आदरणीय। और आदरणीय, अगर आपका संवाद करने के कोई बिंदु हों आदरणीय श्री मुनीलाल जी भाई साहब, तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चूंकि किसान हूँ, किसान संगठन अपना है, किसानों से संबंधित जो आज के हमारे आदरणीय आजम सिंह जी ने हम सबको मार्गदर्शन दिया है, तो उनका बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। और जैसे मध्य प्रदेश में भी के साथ साथ अन्य राज्यों में भी सिर्फ अभी एफपीओ के जो काम चल रहे हैं किसानों के हित में, और सरकार केंद्रीय सरकार की योजना है, उसमें उससे संबंधित भी हम आदरणीय पवन सर जी से निवेदन करेंगे। जैसे आपने बीच बीच में एफपीओ का निर्माण कैसे हो और उसका संचालन कैसे हो, इस विषय पर भी हमारा मार्गदर्शन सदन को मिला है, और हमारे कई किसान एफपीओ का संचालन करने लगे हैं। युगाहार कार्यक्रम में विभिन्न विषयों पर जो चर्चा हो रही है, उससे हमारे किसान भाई और हमारे सामाजिक कार्यकर्ता लाभान्वित हो रहे हैं। मैं चाहूँगा कि अगर किसी का कोई और सवाल हो आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी, तो ले सकते हैं। रामकृष्ण रघुवंशी जी सदन में जुड़े हैं, उन तक आवाज पहुंच रही हो, और भी किसी भाई का तो ले लें। बाकी विषय लगभग पूरा हो गया है और समय भी अपनी लगभग पूरा होने की कगार पे है। हम आपका एक विनम्र श्रद्धांजलि और समापन, ये दोनों आप करने का कष्ट करें। जी 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 आदरणीय, धन्यवाद आदरणीय। श्री पवन कुमार सर जी का स्वागत है जी। जी, कुछ चीजें आज तो अर्जुन सिंह जी का बहुत धन्यवाद। एक कम समय पर उन्होंने अपना बात होने के बाद यहाँ पर आज तैयार हो गए थे। और इसके साथ ही 2-3 चीजें महत्वपूर्ण जो मुन्नीलाल जी ने बताई, उसके अलावा वह यह है कि एक तो हमारे रामकृष्ण रघुवंशी जी ने एक मुझे मैसेज भेजा, उनको एक सम्मान मिला है। अगर वो उपलब्ध हो गए तो वो भी अपने इस सम्मान के प्रशस्ति पत्र जो उनको मिला हुआ है गौ सेवा के ऊपर और अभिनव कार्य करने के ऊपर, उसके ऊपर वो बता देंगे। और साथ ही कल का जो हमारा सत्र है उसमें भी एक हम मार्केटिंग के ऊपर ही बातचीत कर रहे हैं, और डिजिटल मार्केटिंग और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किस प्रकार से स्टार्टअप ने किया है, वो कल संवाद हमारा कल सवेरे 7 बजे से चालू होगा। ये संस्था जो है गुजरात में कार्यरत है, लेकिन इसके फाउंडर
बाकी विदेश में रहते हैं और किसानों के साथ मिलकर के किसानों के द्वारा की जा रही विभिन्न गतिविधियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी आज की जो नवीनतम आईटी टेक्निक्स हैं उस पर वो कुछ काम कर रहे हैं, उसके बारे में वो स्वयं बताएंगे। बस मुझे यही बताना था, उसके लिए बाकी कार्यक्रम को आगे चलाएं। जी जी आदरणीय धन्यवाद। और आदरणीय हमारे रामकृष्ण रघुवंशी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और हम उनसे संपर्क करेंगे और उनकी बातें अवश्य सुनेंगे और उन तक आवाज पहुंच रही हो तो उनका स्वागत है। साथ में आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी का हिंटेज है और आप खेती किसानी के साथ साथ लोक स्वास्थ्य के लिए भी प्रयत्नरत रहते हैं, हर संभव तैयार रहते हैं। और आपका प्रश्न हो आप संवाद करें आदरणीय मुख्य अतिथि से। आदरणीय भगवान दास कुशवाहा सर। जी, आदरणीय सदन को मेरा प्रणाम वंदन। आज का बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा मार्केटिंग पे और हम लोग सीख रहे हैं इसको और इसमें धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आज हमारे आदरणीय सोनी जी का सवाल था जो शराब वाला दारू पीते हैं कोई उनके संबंधी, तो उनके लिए जो हमारे आदरणीय अजवाइन का पानी बताया, तो अजवाइन की मात्रा होती है उसमें 500 ग्राम और 2 लीटर पानी, उसको उबाल लें। जब वो 1 लीटर बचे तो उसको छान के बाटल में रख लें और आधा कप रोज उनको पिला दें, तो उससे भी शराब की लत छूट जाती है। और अपनी पतंजलि की दवा अभी स्वामी जी ने बना दी द्राक्षा 100, उसको भी अगर 3-3 ढक्कन रोज सुबह शाम लेते हैं और जो उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ है तो उसके लिए मेमोरी गिल्ड का उनको सेवन करवाएं और बादाम पाक का, तो उनका संतुलन भी ठीक हो जाएगा और धीरे धीरे वो अपने आप शराब से मुक्त हो जाएंगे और उनका परिवार अच्छा हो जाएगा और बहुत बढ़िया उनकी दिनचर्या हो जाएगी, जीवन बदल जाएगा। और इसी के साथ मेरा सभी को ओम वंदन अभिनंदन प्रणाम। जी जी, बहुत ही सुंदर आपने अपनी टिप्पणी दी है और किस तरह से हम जो शराब की लत से दूर हो सकते हैं। और ये जो द्राक्षा सब है जो ये अंगूरों से बनने वाली औषधि है, ये सुंदर कार्य करती है ऐसे मौकों पे ऐसे लोगों के साथ। और मैं सदन से और आदरणीय सभी सदस्यों से अनुमति ये चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं ही आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और आभार व्यक्त के बाद 2 मिनट का समय लेंगे। दिनेश भैया, शरद भैया को बुलाइए। शरद भैया जी हाँ जी। मैं आदरणीय शरद जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि आज के कार्यक्रम में जबकि हमारी योग शिक्षिका तिनसुकिया से थी और उनके साथ ही हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री अर्जुन सिंह रावत जी जो कि अल्मोड़ा के हॉलबाग से उज्जवल आजीविका स्वायत्त सहकारिता से हैं। उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से अपने कार्यों को सहकारिता के उन कार्यों को जिनमें कि 501 बहनें कार्यरत हैं और वो स्थानीय उत्पादों की मार्केटिंग बड़ी सरलता से, पारदर्शिता से और अभिनव प्रयास के साथ जिले और राज्य के साथ साथ देश के विभिन्न भागों तक अपने ब्रांड्स को, अपने उत्पादों को पहुंचा रहे हैं। इस संदर्भ में उन्होंने इस यात्रा, उससे जुड़े हुए अनुभव, उससे जुड़े हुए जो अभिनव प्रयास और साथ में भविष्य में वो क्या करने वाले हैं, इन बातों पे उन्होंने मोटा मोटी बात रखी और साथ में बहुत सारी प्रश्नों के उत्तर दिए। ऐसे हमारे मुख्य अतिथि जी और अन्य आदरणीय सदस्यों का धन्यवाद कीजिएगा। उसके बाद जो आज कल्पना कोठले जी की ससुर जी का देहावसान जब हुआ
तो उस के परिप्रेक्ष्य में हम 2 मिनट का शांति मौन रखेंगे। जी, आदरणीय शरद जी भाई साहब। जी। शुरुआती तौर पर 1 से शुरुआत, लेकिन अब इस बढ़ते आंकड़े को देखिए आप, एक नाबालिग ने दम तोड़ा और जी दिनेश सर। जी हाँ। शरद जी, आप रघुवंशी भैया के बारे में बता रहे थे ना सदन में, तो जी आप जी रघुवंशी भैया अगर सदन में उपस्थित हो में तो आमे उनको कल किसान संघ ने उनको नर्मदापुरम में उनको सम्मान किया है उनका, तो वो सम्मान के विषय में अपनी जानकारी दे में। रघुवंशी भैया हैं क्या सदन में? है वो, लेकिन आवाज नहीं आ रही है। नहीं, लेफ्ट हुए है रघुवंशी भैया, शरद भैया। अच्छा, फोन आ गया होगा उनको। बड़ी योगाहार के जो अपने सम्मानीय सदस्य हैं रघुवंशी भैया, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि उनको किसान संघ ने उनके जैविक खेती, मछली पालन और साथ साथ में मुर्गी पालन, कैसे छोटे लोग अपनी आय को बढ़ाएं, इसको प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें मध्य प्रदेश किसान संघ ने उनको दूसरा इनाम जो है उनका दिया हुआ है और वो बहुत सम्मानजनक है। पूरे किसान संघ ने उनके जैसे 10 आदमी नए बनाने के लिए उन्होंने कहा है और रघुवंशी भैया ने योगाहार कार्यक्रम की पूरी चर्चा की थी, उसमें उनके बालक को भेजा था उसमें, और इस योगाहार कार्यक्रम की काफी चर्चाएं हुई कि कैसे कैसे ये काम करता है और कैसे इससे सीख रहे हैं नए किसान, छोटे किसान सारे। तो अगर रघुवंशी भैया जी आ जाएं तो थोड़ा सा उनका। मुनीलाल सर हुई क्या बात? नहीं, अब वो नहीं हुई है, मैंने अब उनसे कल कर लेंगे। जी जी जी, कहीं फोन पे चले गए। हाँ फोन पे चले गए होंगे। उनसे 2 बार आवाज दी है मैंने, लेकिन सुना नहीं उन्होंने। तो उनका आ रहा था अभी, पर वो शायद। हाँ चलिए, कोई बात नहीं, कल कर लेते हैं। जी 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 ओम। आभार भी करा दीजिए शरद भैया। आज सदन में बहुत अच्छी योगशाला रही और आज अर्जुन सर ने बहुत अच्छा, पवन सर के मार्गदर्शन में, जो छोटे सबसे छोटी यूनिट को कैसे जोड़ा जाए और कैसे सहकारिता के माध्यम से उनकी जीविका में जो उन्नति लाई जाए, वो सीखने को मिली है। और अगर इस माध्यम से कोई भी जो छोटे छोटे सबसे छोटी वाली यूनिट है महिलाओं की, वो भी यहाँ अपना एक सहकारिता करके और एफपीओ बना के अपने प्रोडक्ट को वो पूरे देश विदेशों में दे सकती हैं। इस माध्यम से बहुत अच्छा समझने को मिला है। और हमारे यहाँ भी जैसे एक प्रधान संस्थान है, वो काफी महिलाओं के कार्य चलाती हैं, जैसे मुर्गियों को दे देते हैं वो छोटे छोटे गांव में छोटी यूनिटों को, और वो जैसे मुर्गियों के बच्चे देते हैं, फिर 200-250 ग्राम की जो मुर्गियां रहती हैं वो उनको वापस लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप चल रहे हैं। लेकिन आज बहुत अच्छी इसमें ये जानकारी मिली है कि किस टाइप से, जैसे मोमबत्ती का बताया सर ने कि कैसे मोमबत्ती को वो बाजार में दे देते हैं और फिर उसका जो कमीशन होता है वो किस माध्यम से एफपीओ को प्राप्त होता है, और वो फिर सभी महिलाओं में फिर वो वार्षिक रूप से जो बढ़ता है, वो बहुत अच्छा आज सीखने को मिला। जी हो। जी धन्यवाद आदरणीय। और मैं आदरणीय रंजना बहन से निवेदन करूंगा कि आज क्योंकि समय हो चला है, हालांकि बहुत सारे हैंड रेज हो रहे हैं, तो अगर समय हो तो संवाद की स्थिति से आदरणीय जी आदरणीय रंजना में जी आदरणीय रूप सिंह राजपूत सर जी। जी सदन को प्रणाम मेरा। मैं थोड़ा सा रघुवंशी भैया के बारे में बता रहा था, वो आज क्या बात नहीं हो पा रही उनसे इस कारण।
रघुवंशी भैया, पिछले बार मेरे को 2022 में ये सम्मान मिला था भारतीय किसान संघ से। इस बार नर्मदापुरम जिले में रघुवंशी भैया को मिला है वो सम्मान। वो प्रतिवर्ष कार्यक्रम करते हैं जिसमें कुछ अच्छे उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित करते हैं मंच पर बुलाकर। और उनका रामकृष्ण भैया का जो खेत का सर्वे हुआ था उसको भारतीय किसान संघ के जो सदस्य देखकर बड़े प्रसन्न हुए और खुश हुए थे। वो बड़ी सराहना करके गए थे उनके कार्य की, उनके खेत पे ही। बड़ी खुशी की बात है मतलब ये। और इस बार उनको भारतीय किसान संघ ने सम्मानित किया है मंच पे। 31,000 रुपये का नगद चेक दिया है उनको सम्मान के रूप में। तो ये बड़ी खुशी की बात है। और ये हर वर्ष कार्यक्रम होता है भारतीय किसान संघ का। और जो भी कुछ जैविक खेती कर रहे हैं किसान, उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, तो वो उसमें आवेदन करें। हर वर्ष वो मंच पे अपने बुलाकर वो किसानों को सम्मान करते हैं, पुरस्कार राशि भी प्रदान करते हैं वो। जी ओम। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। निश्चित ही भारतीय किसान संघ सदैव ही ऐसे किसानों को प्रोत्साहित करता है और प्रेरणा को आगे बढ़ाता है जो किसान विशिष्ट कर रहे हों, ताकि हम अच्छा कार्य कर सकें। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई भी पुनः आपके मित्र श्री रामकृष्ण जी को। जी जी। और इसी क्रम में समय हो चला है और मैं आप सभी आदरणीय सदस्यों का जो कि इस योगाहार के इस मंच पर उपस्थित हैं और उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और आज इस क्रम में आज हमारी जो योग शिक्षिका हैं वो तिनसुकिया से थी और उन्होंने सुंदर योग कराया। और साथ ही दूसरी सत्र में जिसके की मुख्य अतिथि हमारे अर्जुन सिंह रावत सर थे और उन्होंने उज्जवल आजीविका स्वायत्त सहकारिता से किस तरह से बहनें मार्केटिंग को स्थापित कर रही हैं और अपने उत्पादों को मार्केट में स्थान दे रही हैं, इस पे सुंदर चर्चा सविस्तार कही है। आने वाले समय में आदरणीय हम आपको पुनः इस मंच पे बुलाएंगे ताकि कुछ अन्य बातें हम सीखें, समझें और आगे बढ़ें। और इस क्रम में हमारे आदरणीय सदस्यों ने आपसे प्रश्न किए, उन सदस्यों का भी हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। और इसी क्रम में इस धन्यवाद प्रस्ताव के बाद मौन धारण करेंगे। मैं पतंजलि और उसकी उपस्थित हैं जो लेफ्ट हो गए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अमूल सिन्हा जी, अनिल चतुर्वेदी जी, अर्जुन रावत जी जो कि आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं, भगवान दास कुशवाहा जी, भुवनेश्वर राय जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी, गजानन बाजट जी, गजन पवार जी, कृष्णा कुमार महतो जी, कुमार पवन जी, मणिपाल गोदरा जी और निर्मला जोशी जी, हमारे आदरणीय पवन सर जी और हमारी आदरणीय बहन परिमला चंद्रा जी, प्रणाली मराठे जी, रमेश चंद्र मेहरा जी, रूप सिंह राजपूत जी, शरद वर्मा जी, तोलाराम पटेल जी, उमाशंकर प्रसाद जी, वैशाली विनायक जी, योगहार की समस्त टीम के साथ आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब, आदरणीय रंजना बहन जी और साथ में आदरणीय पवन सर का पुनः धन्यवाद कि आपने आज के मुख्य अतिथि जी को जोड़ा। और निरंतर आप सभी आदरणीय सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वापस चलता हूँ आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब के पास कि हम जो इस सभा की समाप्ति के साथ जो शांति का मौन रख रहे हैं, आदरणीय कोठले कल्पना कोठले बहन जी की ससुर जी की। जी आदरणीय मुनीलाल लाल जी भाई साहब, आपके पास आवाज पहुंच रही हो तो। जी जी पहुंच रही है आदरणीय जी, और 2 मिनट का मौन धारण करते हैं और रविशंकर मेहरा जी उपस्थित हैं, वो करा दें। जी जी आदरणीय, मेरा गुरुजी से निवेदन है कि उस परिप्रेक्ष्य में जबकि हमारे बहन जी के ससुर स्वर्गसिधारे हैं, 2 मिनट का मौन